हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं चलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में हमने लेंस के सभी न्यूमेरिकल सीखे थे और मैंने आपसे कहा था लगभग में जो है 30 न्यूमेरिकल तक, यानी नंबर 30 तक मैं आपको बता चुका था। और इससे आगे यदि आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप जो है कमेंट करेंगे, बताएंगे, मैं आगे के न्यूमेरिकल दूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट की ओर। तो जो पार्ट है हमारा प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। पाठ का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। डालेंगे प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण, एवं परिक्षेपण। इसे हम लोग जो है विधिवत रूप से समझेंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें जो है प्रिज्म को जानना बहुत जरूरी है। प्रिज्म क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रिज्म की परिभाषा आप लोग पहले लिखना चाहें तो लिखेंगे प्रिज्म, डालेंगे हेडिंग। तो प्रिज्म में क्या लिखेंगे, प्रिज्म एक ऐसा, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है, समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बना होता है। मतलब ये किसी कोण पर ये दो पृष्ठ होते हैं, ऐसे ये पृष्ठ होते हैं, ये देखिए इन पृष्ठों के, यानी ऐसे बना हुआ होता है, ये प्रिज्म होता है। एक ये पृष्ठ हो गया और एक ये पृष्ठ हो गया। थोड़ा ये देखिए, मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूं इसे, ठीक है। ये आपके दो पृष्ठ हो गए। अब ये किसी कोण पर, यानी किसी कोण पर झुके रखें, किसी कोण पर झुके हुए रखें। मान लेते हैं ये कोण ये है, इनके मध्य का जो भी कोण बन जाए, ये जितना भी कोण बनेगा इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। अच्छा, जब हम यूज करते हैं तो आपका ये 3D होता है, प्रिज्म होता है 3D। और जो हम अधिकतर यूज करते हैं तो आपको ऐसे यूज करना पड़ता है। और इसमें ये वाला प्रिज्म कोण मानते हैं। जो आपका प्रिज्म कोण ये वाला नहीं है, ये यहाँ पर होता है, ये प्रिज्म कोण होता है यहाँ पर। देखिए ये झुके हुए रखे हैं, तो ऐसे दो पृष्ठ आपके झुके हुए रखे हैं, तो आपका यही जो प्रिज्म कोण होता है। अब ये हो जाता है हमारा प्रिज्म। इसे मैं बता रहा हूँ, ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म। तो प्रिज्म की परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किन्हीं दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। पारदर्शी एक ऐसा समांगी पारदर्शी, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बना होता है। तो अब इसके बाद ये प्रिज्म की परिभाषा हो गई। अब डालेंगे आप लोग प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण में क्या लिखेंगे, प्रिज्म कोण में समझना है, प्रिज्म अपवर्तक पृष्ठों के, ये आपके अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को, ये आपका ये वाला अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाला भी अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या लिखेंगे, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं, लिख लेंगे। अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। अब डालेंगे अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण को क्या लिखेंगे, दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। अब कुछ मेन पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं। मैंने अब जैसे अपवर्तक को, प्रिज्म का आधार और मुख्य परिच्छेद, ये सब अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा जो मैन है मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हेडिंग। और इससे जो है थ्योरी भी पूछी जाती है, तो हम थ्योरी को भी समझेंगे और जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको विधिवत रूप से हम लोग समझेंगे। तो मैं अब इसे बनाना चाहता हूं दोबारा। इस प्रिज्म को जैसे मैं समझना है उस तरह से मैं बनाता हूं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा
मैं यहाँ पर छोटा सा चित्र ड्रा करता हूँ। ये आपका ये प्रिज्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक इधर से किरण, ये हमारी आपतित किरण होगी, ये क्या होगी, हमारी आपतित किरण होगी। अब इस पृष्ठ पर हम खींचेंगे अभिलंब। इस पृष्ठ पर जो हम अभिलंब खींचे तो 90 अंश का लगभग में बनना चाहिए। ये 90 अंश बना रहा है लगभग में, मान लेते हैं। तो हमें मालूम है जब प्रकाश की किरण विरण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो मतलब इसे सीधे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे बिल्कुल इसे, परंतु ये ऐसे ना करके ऐसे झुकेगी, ऐसे जाएगी, ये सीधे आ गई। अब ये यही किरण अब इस वाले पृष्ठ से देखा जाए तो भैया अब ये विरण माध्यम हो गया। भाई ये तो कांच है ना, कांच वायु की अपेक्षा सघन होती है। अब ये कांच से वायु में जा रहा तो मतलब सघन माध्यम में जा रहा, तो इस पर हम जो है अब अभिलंब खींचते हैं। आपका ये अभिलंब हो जाएगा इस पर, इस वाले पृष्ठ पर। तो ये वाला अभिलंब हो गया इस वाले पृष्ठ पर, तो अभिलंब से ये दूर हटेगी, जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, परंतु सीधे ना जाकर के ऐसे हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा यही किरण को हम क्या करें, थोड़ा पीछे बढ़ा दें। ये मैंने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर ये डेल्टा यानी कितना विचलित हुई, यही तो विचलन हुआ इसका, इतना एंगल जो है विचलित हो गई। तो एक कार्य करते हैं, इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q और इसे मान लेते हैं R और इसे मान लेते हैं S, इसे PQRS। और हमें मालूम है अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण होता है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण होता है। और यहाँ पर भैया ये भी हमारा, चलो, और इस वाले कोण को हम मानेंगे अपवर्तन कोण R। चलो इसे कुछ मत मानिए। अब ये वाला जो हमारा निर्गत कोण E हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसे चित्र बनाने के पश्चात आप लोगों को थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे समझिएगा, थ्योरी में क्या लिखना पड़ेगा आपको। एक प्रिज्म ए बी सी है, एक प्रिज्म ABC है जिसका अपवर्तक कोण, जिसका प्रिज्म कोण A है, जिसका प्रिज्म कोण A है। उस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक PQ किरण तिरछी आपतित होती है जो प्रिज्म में अपवर्तित होने के पश्चात पृष्ठ 2 पर यानी पृष्ठ BC पर पहुंचती है तथा पृष्ठ BC के द्वारा अपवर्तित होने के पश्चात या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार इस किरण में जो विचरण होता है डेल्टा यम होता है या डेल्टा होता है। इस प्रकार ये किरण अपने मार्ग से डेल्टा कोण विचलित हो जाती है। क्या लिखेंगे, मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ। ABC एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण A है। इस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक PQ किरण तिरछी आपतित होती है जो पृष्ठ AB के द्वारा अपवर्तित होने के पश्चात प्रिज्म में सीधे चलती है और यही अपवर्तित किरण पृष्ठ BC के लिए आपतित किरण का कार्य करती है तथा पृष्ठ BC के द्वारा यह किरण अपवर्तित होने के पश्चात RS के रूप में निर्गत हो जाती है। उस स्थिति में निर्गत कोण E है। ठीक है, अब आप लोग ये चित्र ड्रा करेंगे, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, अब मान लेते हैं ये हमारा R1 है, इसे मान लिया, और इसे मान लिया हमने R2। ठीक है, ये R2 क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण R1 भाई अपवर्तन कोण होता है। इसे मैं यहाँ पर R1 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R1 और मैं इसी को यहाँ पर लिख देता हूँ R2। ठीक है, क्योंकि आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण। तो अब सबसे पहले हमें डेरिवेशन करना, और ये आपका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। विधिवत रूप से इसे सीखेंगे और बनाएंगे
लिखेंगे, कॉपी पे लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज लेंगे। चतुर्भुज एक, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं n, यहाँ पे मान लेते हैं n पॉइंट, और यहाँ पर एक मान, अच्छा यहाँ पर n ना माने, यहाँ पर m मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे n मान लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज Q A Q N R, चतुर्भुज। देखिए अब आपका चतुर्भुज जो बनेगा, यहाँ पे बनाता हूं, यहाँ पर आपका, अच्छा A है आपका ये, और B है आपका ये, ठीक, ABC। यहाँ पर A Q आपका ये वाला हो गया, और यहाँ पर N है, और यहाँ पर R है। चतुर्भुज A Q N R से, चतुर्भुज A Q N R से, चतुर्भुज A Q N R से, चतुर्भुज A Q N R से हमें मालूम है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोण A लिख देते हैं, पहले कोण A, इस वाले को कोण A मान लेते हैं, इसको कोण Q मान लेते हैं, प्लस के कोण Q और प्लस के कोण N और प्लस के कोण R बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ पर देखिए ये आपका अभिलंब डाला गया था, भाई ये अभिलंब ही तो है, ये अभिलंब है, तो अभिलंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो अभिलंब क्या करता है, हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसका मतलब कोण Q का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी तो अभिलंब है, ये R जहाँ पर है, यहाँ पर भी तो देखिए अभिलंब है, तो इसका मतलब ये भी 90 अंश का बनेगा। तो भैया कोण R भी कितना क्या हो गया, कितने का हो गया, 90 अंश का, 90 अंश का, तो मतलब ये भी 90 अंश का हो जाएगा। और आपका कोण A बचा और प्लस के कोण N बचा, बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, कोण A प्लस कोण N बराबर 360 माइनस 180। तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोण A प्लस कोण N बराबर 180 अंश। अच्छा ये हमारा क्या आ गया, कोण A, और ये सब वैल्यू हमारी आ गई। अच्छा यहाँ से कोण A का मान निकालना चाहें तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस के कोण N, ठीक है, कोण N, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, समझ गए, इसे समीकरण 1 हमने माना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज लेंगे QNR। अब देखिए इसी में अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ आपका त्रिभुज, अच्छा इसी में बना देता हूँ, ये देखिए ये मैंने त्रिभुज बना दिया, QNR, त्रिभुज QNR से लिखेंगे, त्रिभुज QNR से, त्रिभुज कौन सा लिया हमने, QNR। तो त्रिभुज QNR से देखेंगे, हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले कोण Q लिख दें, कोण Q, अच्छा कोण Q अब नहीं लिखेंगे, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि अब हमने पूरा ये कोण Q माना था, अब इसे हमें लिखना पड़ेगा कोण RQN, कोण RQN, कोण RQN प्लस कोण QNR, कोण QNR प्लस कोण NRQ, प्लस कोण NRQ बराबर 180 अंश होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर
यहाँ पर हमने कोण आर यानी क्यू, देखें क्यू आर, या नहीं आर क्यू एन, कोण आर क्यू, हाँ ठीक है, कोण आर क्यू एन बराबर हमने माना है R1 और इसे माना है R2, R1 R2 माना है, तो यहाँ पर इसे लिख देंगे हम कोण R1 और क्यू एन आर का तो मान हमें पता नहीं है, क्यू एन आर ऐसे लिखा रहने दें, और इसे माना है R2, इसे क्या माना है R2 बराबर 180 अंश। तो भैया एक कार्य कर सकते हैं, यहाँ से एक कार्य हम लोग कर सकते हैं, कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण QNR, और QNR भैया उस समय भी देखिए यन कोण हमने उस समय भी इसे ही माना था, इस समय भी वही कोण है, तो यहाँ पर कोण यन ही लिख दें, कोई समस्या, यहाँ पर हम कोण यन ही लिख देते हैं, मान लेते हैं कोण यहाँ पर लिख लेना कोण QNR बराबर कोण यन, ठीक है, कोण यन। तो यहाँ पर कोण यन लिख देते हैं, ठीक है, सीधे इतना आप लोग। अच्छा, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2, इसे समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे। अब एक कार्य करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से लिखिएगा, समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 व 2 की तो हम तुलना करेंगे, तो आपका समीकरण 1 है कोण A बराबर है कितना 180 अंश माइनस के कोण यन, और इधर R1 प्लस R2 बराबर है कितना 180 अंश माइनस कोण। अब देखिए QNR को हमने यन माना है, क्योंकि उस समय भी हमने इस वाला जो है जब चतुर्भुज लिया था तब भी यही वाला कोण लिया था, और इसमें भी यही कोण लिया, तो यहाँ पर यन लिख देते, कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा इसमें ये और ये कट जाएंगे भाई, ये तो बराबर मिल रहे हैं, एक जैसे मिले तो काट दिया हमने, तो कोण A बराबर हमारा आ गया R1 प्लस के R2, यानी यहाँ पर जो हमारा A बराबर मिल जाएगा R1 प्लस के R2, ये क्या लिया भैया हमें कोण A बराबर, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, इसे समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं, इन कैंचियों को ले लेते हैं थोड़ा, जो देखिए अब यहाँ पर ये ऐसे आपका आप ये वाली कैंची देखिए, मैं इस पे लाइन खींच रहा हूँ, अब मैं लाइन खींचता हूँ, इससे देखने की कोशिश करें, ये और ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जिस पे मैंने लाइन खींची है, ओवल लाइन जिस पे मैंने की है, ये देखिए ये। अच्छा, चित्र जो आपको अब इसमें थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी, तो आप लोग जो पहले मैंने दिखा था वैसे चित्र बना लेना, ठीक है। अब इस वाले से लेंगे तो आपकी ये कैंची इस प्रकार बनी हुई देखेंगे, ऐसे बनी हुई है। अब यहाँ पर आपका आई कोण हो गया, तो हमें मालूम है एकांतर कोण है, तो इसका मतलब ये वाला भी आई ही हो जाएगा, ये वाला भी कितना कोण हो जाएगा आई। अब परंतु इसमें से आधे का मान भाई R1 दे रखा है, R1 दे रखा है ना, तो ऊपर जो शेष बचा हुआ है भाई पूरा कोण हमारा आई है ना, पूरा कोण जो हमारा आई है इधर वाला भी आई हो जाएगा, परंतु इतने का मान दे रखा है R1, इतने का मान दे रखा है R1, तो इधर हो जाएगा I माइनस के R1 हो जाएगा, I माइनस के R1 हो जाएगा। तो मतलब जब हम त्रिभुज, अच्छा अभी कैंचियों में चल रहे हैं, तो हम एक कार्य कर सकते हैं, यहाँ से कोण हम मान लेते हैं कौन सा निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने माना है कोण ये Q है ना, और यहाँ पर ये R है, और आपका ये यम है, कोण यम क्यू आर बराबर कोण, भैया समझने की कोशिश करें, यम क्यू आर, कोण यम क्यू आर, भैया आई इधर भी था, मैं दोबारा फिर समझाता हूँ, इसको डीपली समझना। ये आपका आई है, तो इधर वाला भी आई हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। परंतु इसमें से देखिए यही लाइन है आपकी, ऐसे लाइन गई है ना, यहाँ पर देखो ऐसे, तो आपका ये R1 हो गया, तो भाई ये आई होना चाहिए था पूरा, परंतु R1 तो इसमें से निकल गया, तो आपका ये आई माइनस के R1 बचा। और यहाँ पर बिंदु आपका कौन सा है Q है, ऊपर कौन सा बिंदु है यम है, नीचे कौन सा बिंदु है भैया, नीचे आपका यन है, और यहाँ पर ये देखिए R बिंदु है। तो हमें यहाँ से कोण यम क्यू आर बराबर, कोण यम क्यू आर बराबर मिला है, कोण यम क्यू आर बराबर मिला है क्या
आई माइनस के R1, आई माइनस के R1, ठीक है, आई माइनस के R1। अच्छा, इसी प्रकार हम दूसरी कैंची लेते हैं। अब दूसरी हम कैंची लेंगे तो उसमें क्या, देखिए ये आपकी दूसरी कैंची इस प्रकार बनी हुई है। अब ये इधर निर्गत कोण यानी एग्जिट कोण ई है, तो ये एकांतर कोण वाला वही नियम लगाएंगे, तो इसमें भी ये वाला आपका ई कोण हो जाएगा। परंतु इसमें भी देखिए यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये ऐसे, ये देखो अब ये वाली कैंची ली हमने, समझना भैया ध्यान से, ये देखिए ये, ठीक है। अब क्या रही, जिस पर लाइन खींची वो वाली कैंची ली है। अब इधर हमारा ई कोण, ये देखो ई कोण बना, तो आपका इधर वाला भी ई कोण बनेगा, परंतु इसमें से आधे कोण का मान R2 दे रखा है, मतलब ये नीचे का जो कोण दे रखा है R2, तो इधर वाला बचेगा आई ई माइनस के R2। तो यानी अब यहाँ पर हमारा बिंदु है R है, यहाँ पर M है, और यहाँ पर N है, और यहाँ पर भैया कौन सा है, यहाँ पर हमारा बिंदु है Q। तो कोण MRQ, कोण MRQ बराबर हो जाएगा E माइनस के R2, ई माइनस के R2। अब ये दोनों हमने मान निकाल लिए, ये दोनों मान हमने क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर का रफ करता हूँ, फिर समझेंगे आप लोग। क्योंकि रफ करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस चित्र की हाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर बनाऊंगा चित्र, ठीक है। अब एक कार्य करते हैं, जब हमने इन दोनों के कोण तो निकाल लिए, अब हम एक कार्य करेंगे त्रिभुज। अब ये देखिए आपका ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज, ये MQR, त्रिभुज MQR, त्रिभुज कौन सा लेंगे, MQR आपका त्रिभुज। इसे भैया लिख लेना आप लोग विधिवत रूप से, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, त्रिभुज MQR। थोड़ा मैं कैमरे को ऊपर करता हूँ। त्रिभुज अब लेंगे हम, त्रिभुज हमारा कौन सा लेंगे, ये देखिए आपका M यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, R यहाँ पर है। अच्छा, इस वाले कोण का अभी मैंने मान निकाला है I माइनस के R1, और इस वाले कोण का मान निकाला है E माइनस के R2। अच्छा, हमें मालूम है ये हमें y कोण फाइंड आउट करना है, y कोण हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा हमें मालूम है त्रिभुज के दो बाह्य कोण का जो योग होता है दो आधारी कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण का योग जो होता है दो आधारी कोणों के बराबर होता है, मतलब इस कोण का जो मान होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर I माइनस के R1 और प्लस के E माइनस के R2। अब यहाँ पर डेल्टा बराबर I और प्लस के E मैंने पास में लिख दिया, माइनस के R1 और माइनस के R2 को मैंने पास में लिख दिया। अब देखिए डेल्टा बराबर I प्लस के E, और माइनस चिन्ह जब कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस के R2 हो जाएगा, ठीक है, R1 प्लस के R2 हो गया। अब हम क्या करें, अच्छा इसी से एक कार्य कर दें। देखें अभी मैंने यहाँ पर ये देखो R1 प्लस R2 क्या निकाला था, A, R1 प्लस R2 बराबर हमने निकाला था A। तो यहाँ पर एक कार्य कर सकते हैं, एक कार्य क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रख सकते हैं A का मान, यानी डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस के E माइनस के A। बताओ, अब इसे हम लोग मानेंगे समीकरण 1 2 3 तो मान चुके थे, अब इसे मानेंगे समीकरण चौथा, ठीक है, इसे समीकरण मानेंगे चौथा समीकरण। अब देखिएगा, अब इसे रफ कर दें, ठीक है। अब मैं इसे रफ करता हूँ, अब जो है चित्र की हमें जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसे रफ करता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक ही बोर्ड में आपको सब समझा दें। अच्छा, थोड़ी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, मैं इतना को ये मिटा दूँ, ये वाला मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये आप लोग अपने आप कर लेंगे। अच्छा, इसका पर स्क्रीनशॉट ले लें, इतने का इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे मिटा ही देता हूँ, ठीक है।
देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आई प्लस के ई। अब यहाँ से देखने पर हमें लग रहा है, क्या लग रहा है कि भैया डेल्टा यानी विचलन जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, इस वाले सूत्र से देखने में लग रहा है आई और ई पर निर्भर करेगा। आपका विचलन जो होता है आपतन कोण और निर्गत कोण पर निर्भर करेगा, आपतन कोण और निर्गत कोण पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ग्राफ खींचेंगे तो आपका ये देखा गया, जब ये इधर मान लेते हैं हमारा ये डेल्टा है, ये डेल्टा और इधर आपतन कोण, डेल्टा यम जो है उच्च होता है, और उच्च होता है जब न्यूनतम होता है, यानी ये न्यूनतम स्थिति जब आती है डेल्टा यम की न्यूनतम स्थिति जब आती है, ये देखिए जब डेल्टा यानी विचरण बहुत कम होता है उस स्थिति में आई और ई क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। हमने क्या कहा, जब आपका न्यूनतम विचरण होता है डेल्टा यम यानी डेल्टा विचरण जो आपका मिनिमम होता है उस स्थिति में आई और ई क्या होते हैं, बराबर। तो आप क्या लिखेंगे, विचरण कोण के ग्राफ के अनुसार, यानी इस ग्राफ के निम्नांकित ग्राफ के अनुसार डेल्टा यम यानी डेल्टा मिनिमम, विचरण कोण जब मिनिमम होगा उस स्थिति में आई बराबर ई होगा, जब आई और ई बराबर होंगे तो इसका मतलब डेल्टा यम, अच्छा जब आई और ई बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, R1 और R2 भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर चित्र बनाया था, उसमें R1 और I2 भाई जब I और E बराबर हो गए तो उस स्थिति में R1 बराबर R2 हो जाएगा, और बराबर हम इसे लिख देंगे क्या, R, इसे हम लिख सकते हैं R। तो समझ गए आप लोग। अब एक कार्य कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक क्रियाकलाप यदि करना चाहें, अच्छा लिख लेंगे वेन डेल्टा यम यानी बराबर मिनिमम हो, जब विचरण आपका क्या हो, मिनिमम यानी न्यूनतम हो उस स्थिति में। अब लोग हम क्या करते हैं, समीकरण तीन हमने ये माना था, समीकरण तीन आपका कोण ए बराबर था R1 प्लस के R2, और हमने क्या मान लिया है, R ही मान लिया है। तो कोण ए बराबर आपका आ जाएगा R, यानी R1 R2 बराबर है, तो हमने R प्लस R माना है, तो आपके 2R बराबर हो जाएगा कोण ए। यदि यहाँ से R का मान निकालना चाहें, R का मान आ जाएगा a/2, R का मान क्या आया है, a/2 आ गया, ठीक है। जब R का मान a/2 आ गया, अब इस वाले समीकरण से अब हम लोग क्या करेंगे भाई, समीकरण 3 से तुमने I का मान यानी ये आपका अपवर्तन कोण हो गया, ये आपका हो गया अपवर्तन कोण का मान निकाल लिया। अब हमें आपतन कोण का मान चाहिए, तो आपतन कोण का मान हम किससे निकालेंगे, समीकरण नंबर 4 से, किससे 4 से। तो डेल्टा मिनिमम जब मिनिमम होगा तो आई और ई क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब आई की जगह पर तो आई रखने दें, और ई की जगह पर हम क्या लिख दें, आई लिख दें। क्यों, क्योंकि जब आपका विचरण कैसा हुआ, मिनिमम, तो आई और ई दो जगह मिल गया, ठीक है। अब माइनस का ए है, माइनस का क्या है आपका ए है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्रियाकलाप करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, अच्छा एक तो हमने रख दिया, और एक की जगह पर यदि हम एक कार्य और करना चाहें, 2 मिनट रुकेंगे, डेल्टा मिनिमम आपका 2i हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, डेल्टा मिनिमम और 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो आपका i माइनस a/2 हो जाएगा भैया, i माइनस a/2 हो जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम डेल्टा यम लिख देते हैं, अब मैं डेल्टा यम ही लिखूंगा डेल्टा मिनिमम को। तो डेल्टा मिनिमम बराबर हो जाएगा, अब आपका 2 है तो इसमें आएगा भाई, 2 आपका गुणा में उधर आएगा, किसमें जाएगा, भाग में हो जाएगा, और बराबर आपका क्या बचा, i माइनस a/2। अब देखिएगा यहाँ से देखना चाहें तो i का मान
इससे हम जब इधर लाएंगे, अब देखिए माइनस का है, इधर आया किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा दिखाई पड़ रहा है, हाँ। डेल्टा यम बराबर, अब मैं इसे भी रफ करता हूँ थोड़ा, आप लोग लिख लेना बैक करके वीडियो, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण ये समस्या हो जाती है कभी कभी। कभी कभी नहीं भैया, हमेशा होती है ना, छोटा बोर्ड छोटे व्यक्ति का छोटा बोर्ड है भाई। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, a/2 बराबर आई बचा, और तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा यम प्लस a/2, डेल्टा यम प्लस a/2। ये किसका मान मिल गया अभी हमें, आई का मान मिल गया। जो हमें आई का भी मान मिल गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमें कैलकुलेशन करना है वो सब, अब भाई आई का मान भी मिल गया और आर का भी मान मिल गया, और यही दोनों मान अब हम स्नेल के नियम में रखेंगे। स्नेल चाचा का नियम क्या था, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो, हाँ अभी हमने r का मान निकाला था, a/2 निकला था, r का मान a/2 निकला था, और i का मान क्या निकला था, i का मान निकला था डेल्टा यम प्लस a/2 निकला था। और यही दोनों मान स्नेल के नियम में रखेंगे। स्नेल का नियम था साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है n, तो यानी साइन आई का मान कितना है, साइन तो ऐसे लिख लेंगे, आई का मान आपका है डेल्टा यम प्लस a/2, और साइन आर का मान कितना है a/2 है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा n। यही हमारा आ गया स्नेल के नियम का निगमन हो गया। परंतु कुछ ऐसी स्थितियां, अच्छा यहाँ पर n को लिखना चाहें तो कहीं कहीं पर आपको n2/n1 भी लिखा था, कोई समस्या वाली बात नहीं। जहाँ से आ रही है प्रकाश किरण उसे ऊपर लिखते हैं, यहाँ से जा रही है उसे नीचे लिखते हैं। और जो आपका ये होता है ANG होता है, यानी वायु के सापेक्ष होता है आपका, ये वायु के सापेक्ष। जब आप प्रिज्म को वायु में रखोगे, जब आप प्रिज्म को कहाँ रखोगे, वायु में। यदि आप जल में रख दोगे तो आपका WNG हो जाएगा, यदि आप किसी तरल में रख रहे तो LNG हो जाएगा। यदि आप क्या कर रहे हो, चाहे जहाँ रख रहे हो, कैसा भी लिक्विड है उसमें, तो आपको एल पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। अच्छा और स्थितियाँ आपको बता दें, स्थितियाँ इसमें क्या क्या आ सकती हैं, इसे समझेंगे। अच्छा मैं मान लूँ यहाँ पर N2 बराबर n, N2 बराबर, अच्छा इसे मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ। अब इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1, अच्छा इसे समीकरण 5वां मान लेता हूँ, इसे समीकरण 5 मान लें। अब देखिए N2 बराबर मान लेते हैं n, और n1 बराबर मान लेते हैं 1, क्योंकि किसी पदार्थ का अपवर्तन मान लेते हैं 1, यानी निर्वात में रखा है ना। तो एक कार्य कर लें, यहाँ पर हो जाएगा n बराबर, भाई N2 की जगह पर आप n रखोगे, n1 की जगह पर 1 रखोगे, तो आपका n आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2। ये और ये साइन हो गया बर्बाद, बच गया क्या आपका जो बच गया है क्या बचा, n बराबर आपका बचा डेल्टा m प्लस a/2 अपान a/2, 2 से 2 बर्बाद, आपका जो n बराबर आ जाएगा, n बराबर आ गया डेल्टा m प्लस a/a। और भैया एक कार्य करने, a को इधर भेज दें तो आपका हो जाएगा NA बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a। और भैया डेल्टा m को फाइंड आउट करना है, NA आपका इधर है ही, जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। एक कार्य कर लें, यहाँ से हम a को कॉमन लेंगे, जब हम a को कॉमन ले लेंगे तो n-1 बचा बराबर डेल्टा m बच गया। यहाँ से जो डेल्टा m निकला हमारा, यानी ये पतले प्रिज्म के लिए, जब आपका प्रिज्म कैसा हो, पतला हो, जब प्रिज्म कैसा हो, पतला हो, डेल्टा m बराबर हो जाएगा n-1 और a, ठीक है, n-1 और a। समझ गए आप लोग, ये आपका हो गया प्रिज्म कोण। ये
जब पतला प्रिज्म हो तब आपको ये वाला फार्मूला वैल्यू पुट करना है। अच्छा, ये आपको एन जी पर, यानी एन का मतलब होता है कहीं पर भी वायु के सापेक्ष रखा है, कहीं पर भी वायु के सापेक्ष रखा है तब आप लोग ये वाला फार्मूला लगाओगी। चलिए अब मान लेते हैं कहीं पर लिक्विड के सापेक्ष रख दे, कहीं पर ये वायु के सापेक्ष, हमें इसे मिटाएं, आप इसे मिटा दें पहले, फिर मैं बताता हूँ फार्मूला। और लिखने से मैं मिटा रहा हूँ। चलिए कुछ चीज़ें इससे और सीखते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें और सीखनी है हम लोगों को, समझना है। कुछ मेन चीज़ें जो हैं हम लोगों को सीखनी है। इनसे क्या सीखते हैं देखिए भाई, मान लेते हैं डेल्टा एम बराबर, जब वायु के सापेक्ष रखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए एन जी माइनस के 1 रखना पड़ेगा भैया। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लें समीकरण 1। और अच्छा डेल्टा एम आपका ये एयर में है, किसमें है, एयर में। अच्छा मान लेते हैं डेल्टा एम यानी जब किसी लिक्विड में रखेंगे, जब किसी लिक्विड में रखेंगे तो यल में, यानी लिक्विड का मतलब ये होता है तरल में रख दिया तो प्रकाश की किरणें पहले तरल में जाएंगी, उसके पश्चात ही कहाँ जाएंगी, लेंस में जाएंगी। तो इसका मतलब आपको यल पहले लिखना पड़ेगा बच्चे, यल एन जी हो जाएगा माइनस के 1, और इसे मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 को 2 से भाग, या समीकरण 1 व 2 से लिख लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अच्छा राइटिंग को समझ में बहुत ही बढ़िया आ रही है, बहुत ही बढ़िया आ रही है भाई ना, दोस्त तो हमारा है ही नहीं। 1 व 2 से तो आपका डेल्टा एम इन एयर अपॉन डेल्टा एम इन लिक्विड, भैया लिख सकते हैं ए एन जी माइनस के 1 यल एन जी माइनस के 1, यल एन जी माइनस के 1। मतलब इसका मतलब क्या हुआ भैया, इस वाले फार्मूले का मतलब बहुत कुछ काम ही नहीं है क्या भाई। अरे नहीं भाई, इसका तो बहुत ही काम है। काम आपका ये है, कहीं पर ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए कि भैया वायु में आपको दे दे विचलन और पूछ रहे लिक्विड का, तो आप लोग इस फार्मूले को लगा करके आराम से प्रेम से निकाल सकते हो। चलिए फिर अगली वीडियो में आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तब तक के लिए आपको नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अच्छा एक कार्य और भी कर देना, थोड़ी रिक्वेस्ट कर देते हैं आप लोगों से, अब प्रचार वरचार थोड़ा हो जाए ना। यदि आपको पहले तो आप लोग एक कार्य करेंगे, इस सेशन को कम से कम अपने 5 फ्रेंडों को सेंड करेंगे, कम से कम भाई 5 फ्रेंड को सेंड कीजिए भाई, थोड़ा मनोबल बढ़ाओ भाई, थोड़ा थोड़ा है। फिर उसके आगे दूसरा काम, आपको देखिए साइड में सब्सक्राइब बटन दिखाई पड़ रही होगी, उस पर क्लिक कर दो भाई। और उस पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक घंटा आएगा, उसे आप लोग जो है बेल आइकन कहते हैं, उसे क्या करेंगे भैया, दबाएंगे। ये आपका बेल आइकन आ गया ना, इसे दबाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका लाइक अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक जरूर करिएगा, डिसलाइक करने का जरूर मौका दीजिएगा भाई। पसंद आए तो लाइक, अदरवाइज डिसलाइक, ठीक है। और सबसे मेन जो है आपका, सबसे मेन क्या है, उसमें भैया कमेंट जरूर करना। कमेंट मतलब कहें जो आपको समझ में आए तो बताना, ना समझ में तो फिर बताना है। चलो और क्या करना है, और बहुत कुछ करना है, करते रहना, जो चाहना वो करते रहना। अपना एक कार्य कर लेना, यदि आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो 9118920840 पर क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, कहेंगे आई वांट नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।